बट हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे ही हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी की सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू the work done by a restoring force in a stretched or compressed spring। जब भी हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, तो स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग से उस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बेसिकली इस प्रॉपर्टी को, जिसके कारण हमारा स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, इस प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी बोलते हैं, और दैट इज व्हाई दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बेटा इलास्टिसिटी, उसमें बताएंगे कि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ठीक है, किसी शीट को हम किसी भी स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचे, एक लिमिट तक होती है हमेशा, थोड़ा खींच के अगर छोड़ दें तो अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन कर लेता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जो हम फोर्स बाहर से लगाते हैं उसको डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, और जो इंटरनल फोर्स सेटअप हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये वो फोर्स है जो किसी स्प्रिंग को वापस या किसी भी मटेरियल को वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाती है या लाने की कोशिश करती है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द रिस्टोरिंग फोर्स। बेटा थोड़ा सा पहले स्प्रिंग की बात करते हैं। देखो क्या होता है किसी स्प्रिंग में, सपोज ये एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को मैं नीचे की तरफ खींच रहा हूं, मैंने इसको डिस्प्लेस किया बाय डिस्प्लेसमेंट x। तो क्या होगा, अगर मैं इसको नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर रहा हूं, x या y कुछ भी लिख सकते हो, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगी। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोजिट होती है टू द डिस्प्लेसमेंट, टू द एक्सटेंशन या कंप्रेशन। जिस भी तरफ हम खींचेंगे रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपोज करती है। इन ए स्प्रिंग the restoring force F is always opposite to the extension और कंप्रेशन। किसी स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन के अपोजिट होती है हमेशा। तो अगर हम फोर्स को F से रिप्रेजेंट करें, वी राइट F इज प्रोपोर्शनल टू -x। F किसके प्रोपोर्शनल है? -x के। सो वी राइट F इक्वल्स टू -kx। यहाँ माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है opposite direction of force and displacement। K is called as spring constant or force constant।
न्यूटन पर मीटर। यस बेटा, के का ऐसा यूनिट होगा, अगर मैथमेटिकली देखें के का यूनिट फाइंड करना होगा, माइनस की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि माइनस से तो यूनिट नहीं मिलता। के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स, सो ऐसा यूनिट जो होगा के का, दैट वुड बी न्यूटन पर मीटर। और जो सीजीएस यूनिट होगा के का, जो सीजीएस यूनिट है दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर। सिंपल वर्ड्स में बेटा, के जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। अगर कोई स्प्रिंग बहुत टाइट है, उसको खींचना बहुत मुश्किल है, तो इसका ये मतलब होता है कि उसका के बड़ा है। और अगर कोई ढीला सा स्प्रिंग है, तो इसका मतलब उसका जो के है वो स्मॉल है। किसी स्प्रिंग को अगर खींचना आसान है, तो इसका ये मतलब होता है कि के का वैल्यू कम है। और अगर हम किसी स्प्रिंग को मुश्किल से खींच पा रहे हैं, तो इसका मतलब के की वैल्यू जो है वो लार्ज है। सो स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग रिप्रेजेंट्स द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, ऐसे तो मैथमेटिकल या फिजिक्स में टर्म तो है फोर्स कांस्टेंट, वी डिफाइन इट एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन ये जो फोर्स कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, फिजिकल सेंस में इट रिप्रेजेंट्स stiffness of spring. It represents stiffness of the spring, tightness of the spring. ठीक है, तो स्प्रिंग के केस में बेटा ये हमारी इक्वेशन है, रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। लेट, हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, देखो, लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क done by the restoring force when the spring is stretched by a small displacement dx। ऐसे देखना, ये स्प्रिंग है, मान लो ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, उसकी ओरिजिनल स्टेट है, हमने इसको स्ट्रेच किया बाय सम डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, dx इधर है, ये f है, देयरफॉर dw इक्वल्स टू f डॉट dx। वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां देखिए बेटा ध्यान से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो dw इज इक्वल टू f dx, ऐसे लिखो, f dx डायरेक्शन अपोजिट है cos 180, और cos 180 होता है -1। तो वर्क क्या हो गया, dw क्या हो गया, माइनस एफ डी एक्स। लेकिन बेटा f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये तो है, ये f इक्वल टू माइनस के एक्स, देयरफॉर dw इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, dw हो गया के एक्स डी एक्स। टोटल वर्क डन when the spring is stretched from 0 to x। 0 मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, और फाइनली मतलब x से खींच लिया हमने इसको। इज कैसे फाइंड करेंगे बेटा टोटल वर्क,
के को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन से 0 to x इंटीग्रेट करेंगे। पता चल रहा है हम टोटल हमेशा ऐसे ही फाइंड करते थे, पहले भी इंटीग्रेशन से ही ऐड करते हम। तो ये dw का इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो w आ गया, k into x dx है। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x? x square by 2. वेरी गुड, x square by 2। ठीक है, दिस 2 विल कम आउट, विल बिकम k by 2, और जब आप लिमिट्स पुट करोगे 0 to x है, यू राइट x square minus 0 square। तो वर्क आ गया बेटा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हुआ, वर्क कितना हो गया आदित्य? 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब ये वर्क कौन सा हमने फाइंड किया? रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ये वर्क है। दिस वर्क gets converted into potential energy। किसकी पोटेंशियल एनर्जी? This work gets converted into potential energy of the spring। और बेटा स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखना इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी राइट देयरफॉर U इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। तो जब भी किसी पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की, किसी स्प्रिंग की एनर्जी की बात करेंगे, तो क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे? U इक्वल टू 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, 1/2 k x स्क्वायर। व्हाट इज k? k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है? जो हमने उसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करी, मतलब ये x है, समझना। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना हमने एक्सटेंड कर दिया है, वो यहाँ पर एज x आ गया है। So potential energy is 1/2 kx square। इसी तरह से अगर न्यूमेरिकल्स के लिए कभी ऐसा आए, वर्क डन, मान लो ये स्प्रिंग पहले, ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन स्प्रिंग की, पहले x1 से खींचा, फिर और खींच के x2 कर दिया, ओरिजिनल वाले से ही। सो याद रखना, वर्क डन इन एक्सटेंडिंग स्प्रिंग फ्रॉम x1 to x2 is W equals to 1/2 k x2 square minus x1 square। 1/2 k x2 square minus x1 square। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह के होंगे देखो। द पोटेंशियल एनर्जी of a spring when stretched by 10 centimeter from its equilibrium position is 10 joule। The potential energy of a spring when stretched by 10 centimeter from its equilibrium position is 10 joule। Right? Calculate the work done in stretching the spring by 10 centimeter more। ट्राई करो।
माइक ऑफ है सर। U इज 1/2 kx²। और यहाँ U कितना दिया हुआ है? Here U is 10 जूल, ये, और X दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। वैसे नहीं भी कन्वर्ट करोगे तभी चल जाएगा। 0.1 मीटर। X दिया है 0.1 मीटर। U कितना दिया है? 10। यही है ना क्वेश्चन, देखो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज 10 जूल, राइट? तो या इस इंफॉर्मेशन से क्या हम K नहीं निकाल सकते? Therefore ऐसे लिखेंगे 10 इज इक्वल टू 1/2 K इंटू 0.1 का स्क्वायर। 10 इक्वल टू 1/2 K इंटू 1/100। इज इट ओके? 1/10 का स्क्वायर है ना, 0.1 का स्क्वायर मतलब 1/10 इंटू 1/10। सो व्हाट विल बी K इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 100। ठीक है बेटा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आके। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ K, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये K की वैल्यू है, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। नाउ देखो, स्प्रिंग को हमने 10 सेंटीमीटर पहले खींचा हुआ है, 10 और खींचना है। फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन देखना आपने हमेशा। तो जब 10 से 10 और खींचोगे तो इक्विलिब्रियम से 20 हो गया। तो यही फाइंड करना है कि 10 से 20 ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, क्योंकि हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। अगर सेंटीमीटर में ही रखा होता तो ये सेंटीमीटर में रहने देते। 0.2 मीटर, तो कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा? 1/2 K। K कितना है? 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर मतलब 0.2 स्क्वायर। लिख लूं पहले पूरा। W इक्वल्स टू 1/2 K इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, विच मीन्स W इक्वल्स टू 1/2 इंटू K की जगह क्या लिखूं? 2 इंटू 10⁻³ x2 स्क्वायर। व्हाट इज x2 स्क्वायर? 0.2 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। दैट मीन्स आपके पास W आ जाएगा 1/2 2 इंटू 10⁻³ 0.2 का स्क्वायर इज एक्चुअली, यहां देखो 4/10 का स्क्वायर, 2/10 का स्क्वायर है ना। तो 2/10 का जब स्क्वायर करोगे इट विल बी 4/100। दैट मीन्स इट इज 4/100 ही रहने दो। और 0.1 का स्क्वायर मतलब 1/10 का स्क्वायर, दैट इज 1/100। ठीक है, डायरेक्टली करो बेटा, ये बनेगा 3/100। डायरेक्टली करो, आ गया ना समझ में? तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 30 जूल। करके देख लो। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। आदित्य समझ में आ गया? यस सर। सर मैं अब मीटर में देखो, नहीं किया था कन्वर्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीटर में नहीं करो कन्वर्ट तब भी होगा। मैं अभी बता रहा हूँ, हमेशा नहीं, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन। ये लो, ये सेंटीमीटर में है तो मैं इसको यहां लिखूंगा आपके सामने। U कितना लिखोगे बेटा? 1/2 K इंटू 10 का स्क्वायर। मीटर में नहीं किया कन्वर्ट, ये भी 10 है तो K कितना आ जाएगा? 20/100। पता चला कैसे? 2 इंटू 10 20, दिस विल कम डाउन, तो K आ गया 1/5। ऐसे लिख देना न्यूटन पर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने कन्वर्ट नहीं करा। तो वर्क कितना हुआ? 1/2 K इंटू x2 स्क्वायर 20 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर। तो देखते हैं वही आता है ये नहीं आता। 30 आंसर आएगा। 20 का स्क्वायर कितना हुआ?
400 minus 10 का स्क्वायर 100, it is 300 by 10. The answer is again, अब बोलो आदित्य, again 30 joule. So doesn't matter. हमेशा नहीं, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस में चलेगा ये, ऐसे नॉर्मली नहीं करते हम ऐसे, क्योंकि सेंटीमीटर और जोल है तो हम SI से करेंगे, बट यहाँ हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली वो न्यूटन पर सेंटीमीटर जब आएगा तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही है, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर सेम रहेगा वो। अगर इसी क्वेश्चन में देखो SI के साथ ही करो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे। फालतू आपको CGS आसान लग रहा होगा, चलो जिससे मर्जी करो। सेम क्वेश्चन है कि अगर हम 10 सेंटीमीटर से एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आती है 10 जूल। 10 सेंटीमीटर और किया तो कितना वर्क करना पड़ा? 30 जूल। अब ये क्वेश्चन और है, बीच वाला छोड़ दो, 10 सेंटीमीटर मोर, या सेम क्वेश्चन करें, spring one when stretched by 10 joule 10 centimeter from the equilibrium position has a potential energy of 10 joule. What is the additional amount of work required to be done to stretch it 20 centimeter more? ठीक है, 20 सेंटीमीटर और करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? गिव इट थॉट एंड मुझे आंसर बताओ। 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया था तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल थी, 50 joules. 20 और करेंगे तो कितनी हो जाएगी? अभी आपका K तो वही रहेगा, देखो K कितना आया था, 2 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। तो अभी अगर खींचना है 2 × 10⁻³ खींचना है कहां से कहां तक? 10 to 30, so it will be 30 square, मतलब 0.3 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर खींचा हुआ था, 20 उससे और खींचना तो 30 हो जाएगा ना। तो ये मीटर में अगर लिख रहे हैं तो ऐसे लिखोगे, 0.3 का स्क्वायर हो गया 0.09, या ऐसे लिखो 3/100, ये 1/100, द रिजल्ट विल बी 2/100, राइट? सो दिस एंड दिस विल कैंसल आउट, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 20 जूल। 20 जूल एक बार चेक कर लेना। ये 9 नहीं आया, 9 आएगा ना, यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, 20 नहीं आएगा आंसर, 20 इज रॉन्ग। 3/10 का स्क्वायर है ना, इट विल बिकम 9/100, 9 - 1 इज 8/100। यस, नाउ इट इज करेक्ट। कितना आएगा आपके पास? 80 जूल आएगा, कैलकुलेट करके देखना, शुड बी मोर एक्चुअली, द आंसर इज 80 जूल। अब क्या ये ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है हमेशा, या हम कुछ इसको देख के कुछ फॉर्मूला या कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं? सोचो जरा। आदित्य 50 नहीं है बेटा आंसर, 50 कब होना था वो भी बता देता हूँ। चलो इसी क्वेश्चन को एक और थोड़ा सा चेंज ला के बताता हूँ, सो दैट चीजें क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है। हमने 10 सेंटीमीटर से जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। मैंने पूछा 10 सेंटीमीटर और करेंगे तो कितना वर्क फाइंड करना, कितना वर्क होगा वो बताओ। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? 30 जूल आया आंसर हमारा। द आंसर इज 30 जूल, राइट? अब मैं ये पूछ रहा हूं कि यहां से 10 और किया, अब वर्क कितना करना पड़ेगा? मतलब इनिशियल 20 है, फाइनल 30 है। अभी मेरे को ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से खींचा कितना? 10 सेंटीमीटर खींचा, ये मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये 10 ज्यादा है, ठीक है? 10 सेंटीमीटर और खींचा, इक्विलिब्रियम से जब 10 खींचा, पोटेंशियल एनर्जी है 10 जूल। समझना बेटा, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। 10 और खींचना है, 30 जूल वर्क करना पड़ेगा। अब 10 और नहीं, इससे 10 और खींचना है। अभी ये हमारी हो गई फर्स्ट और ये हो गई सेकंड कंडीशन।
इससे यहां लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 1/2 k इंटू, ये 20 था, इक्विलिब्रियम से 20 था, ये इससे कितना है, क्योंकि इसके लिए तो ये इक्विलिब्रियम है, सो इट विल बी, ये कितना हो गया सोचो, ये 20 हो गया और ये 10 है, 20 स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा? देखो, जब हमने 10 सेंटीमीटर से एक्सटेंड किया तो ठीक है, अब कर दिया, दैट इज ओवर। अभी एक स्प्रिंग पहले से 20 सेंटीमीटर खींचा हुआ है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इसको 20 से 10 और करें, तो पहले से कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, तो यहां से 10 और आगे करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? 1/2 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, या 0.3 स्क्वायर माइनस 0.2 स्क्वायर करो, क्योंकि मीटर में कर रहे हैं, माइनस 0.2 स्क्वायर, क्योंकि पहले से 20 खींचा हुआ था। 1/2 2 इंटू 10⁻³ 9/10 का स्क्वायर, सॉरी 3/10 का स्क्वायर हो गया 9/100 माइनस 4/100। अभी आपका आंसर आएगा 50 जूल। ठीक है, एक बार इसको सोचो, गिव इट अ थॉट जो मैंने अभी बताया, ठीक है, टेक 5 मिनट्स, सोचें, एंड मैं आपको फिर कंक्लूजन बताता हूँ कि कब आप डायरेक्ट कर लोगे, आंसर फाइंड कैसे करोगे। कर लो ये क्वेश्चन, एक बार सोच लो डिफरेंस क्या है पहले वाले में और इस वाले में। हो गया बेटा? देखना अब 10 सेंटीमीटर खींचा, 10 और किया 30 हो गया, 10 और किया तो 50 हो गया। खुद करके देखना, जब यहां से 10 और करेंगे ना तो 70 आएगा आपका आंसर। इनफैक्ट ये वाला टोटल 80 ही आया था, ये वाला टोटल करोगे तो 150 आएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करना आज के लिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग से करके देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है। और जब भी याद रखो शॉर्टकट, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय इक्वल अमाउंट्स, फॉर एग्जांपल x सेंटीमीटर ईच, जैसे ये है, बराबर है ना, देन द वर्क डन will be in the ratio 1 3 5 7। ये देखो 10 30 50 70 है, इट इज 1 3 5 7 रेशो, ठीक है। तो यू कैन फाइंड आउट कि अभी अगर 10 हुआ, 10 से खींचेंगे तो 30 और होगा, और 10 से और खींचेंगे तो 50 होगा। खुद ही आइडिया लगा सकते हैं, कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। कैलकुलेशंस करके तो कॉन्सेप्ट बनेगा कि हो क्या रहा है, बट अगर आपको एमसीक्यूज ही करने हैं तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट भी होना चाहिए। लिख लिया ना आपने? when a spring is stretched by equal amounts, for example x centimeter each, then work done will be in the ratio 1357। ठीक है, तो फाइनल बेटा कंक्लूजन ये निकला हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी इज 1/2 kx स्क्वायर, एंड अगर वर्क फाइंड करना होगा इट विल बी 1/2 k इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अच्छा, अब देखना एक चीज, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देखिए। मान लो एक स्प्रिंग जो है वो अटैच्ड है टू ए फिक्स्ड एंड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखिएगा आपको, एक स्प्रिंग अटैच्ड है यहाँ पे,
ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से एक बॉल आया, एक ऐसा बॉल जिसका मास है m और ये u स्पीड के साथ आता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। ये बॉल आता है, इस स्प्रिंग को हिट करता है, इमेजिन करो सिचुएशन, अगर इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, बॉल इसे हिट करता है और उसके बाद रुक जाता है, मतलब स्प्रिंग ऐसा हो गया उसके बाद। क्योंकि बॉल ने इसको प्रेस कर दिया, स्प्रिंग इतना बड़ा था पहले, अभी बॉल ने इसको हिट किया तो स्प्रिंग इतना सा हो गया। अगर ये स्प्रिंग x से कंप्रेस हो गया है, x से अगर ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया है, तो बताओ x कितना है। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, इस बॉल का मास दिया है, किस वेलोसिटी से आया ये दिया है, फाइनली रुक गया स्प्रिंग को हिट करके, तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अगर k है तो स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा। स्प्रिंग जो है वो कितना कंप्रेस हो जाएगा। बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² जो है, हाफ mu², जब ये स्प्रिंग को हिट किया रुक गया, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वही इस स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जैसे एक बॉडी जब ऊपर से नीचे होती है तो ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, नीचे काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² के बराबर है, राइट। द काइनेटिक एनर्जी of the spring gets converted into the elastic potential energy. Kinetic energy of the ball gets converted into the elastic potential energy. Therefore 1/2 mu² is equal to 1/2 kx²। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे kx² इक्वल टू mu², तो x² हो गया mu²/k, तो x कितना हो गया u इंटू रूट ऑफ m/k। प्लस माइनस की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके आप इसको करेंगे, ठीक है। सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, जो एनर्जी होगी उस बॉल के पास ग्राउंड लेवल पे है, एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, हो सकता है x दिया हो, k फाइंड करना हो, इक्वेशन यही है। सेकेंड, किसी वर्टिकल प्लेटफॉर्म पे, ये मान लो एक वर्टिकल प्लेटफॉर्म है, इस वर्टिकल प्लेटफॉर्म पे एक स्प्रिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसे वर्टिकल पोजीशन है स्प्रिंग की। क्या होता है, एक बॉल जो कि इस स्प्रिंग से h हाइट ऊपर है, इसके ऊपर गिरता है, और इसको प्रेस कर देता है, सिचुएशन ये हो जाती है, बॉल इधर आ गया और ये यहां से x नीचे आ गया। समझ में आ गया होगा, ये इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। थिंक अबाउट इट, यहां कौन सी एनर्जी का कन्वर्शन हुआ,
ये बॉल यहां से यहां पहुंचा है बेटा, कितना नीचे आया है? सोचो कितना नीचे आया है? H प्लस एक्स। H तो plus X. पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जो हुआ वो है mg H प्लस एक्स। ग्राउंड से नहीं देखना, क्योंकि ग्राउंड पे थोड़ी ना गिरा है, इधर तक ही गिरा है बस। तो mg H प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। सो अकॉर्डिंगली आपको अगर k पता करना है, ऐसे लिखो k इक्वल टू 2mg इंटू H प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देख लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन है ये, एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो। अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखनी है स्प्रिंग के बिना, ऐसे देखो, क्वेश्चन लिख लीजिए, एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन, इससे पहले करना चाहिए था वैसे वो चले, बट हमने वो पढ़ा हुआ है। क्या सर क्वेश्चन एक है? मिनट, सर एक मिनट. हाँ लिख लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक। चले, a ball falls freely from a height h above the ground, with what velocity is it hits the ground? एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे बताना है। h हाइट से, ये h हाइट है मान लो, एक बॉल फ्रीली फॉल करता है, तो ये ग्राउंड को किस वेलोसिटी से हिट करेगा? बहुत आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस। आपने देखना है, जब यहाँ पर देखें मैक्सिमम हाइट है, बॉल रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसकी टोटल एनर्जी होगी mgh। जब ग्राउंड पे आ गया तो हाइट 0 हो गई, अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो v स्क्वायर, m और m तो कट जाएगा, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2gh, v इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस gh। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्प्रिंग पढ़ लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन स्प्रिंग के बेसिस पे करो, क्वेश्चंस और करो, मैं और पे आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ असाइनमेंट आज। ठीक है, बाकी हम कल इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।